Hello everyone. So basically in this particular video, we will discuss about three different type of signaling. One is your gated ion channels. Second is your addition receptors. And third we have that is steroid receptors. ठीक है. So अभी तक हमने three types of signaling पहले पढ़ी है. That is your GPCR, RTK and receptor guanylyl cyclases. तो इस वीडियो में हम आपका gated ion channels के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. We'll study about your addition receptors and basically steroid receptors. ठीक है. So basically as we know there are different type of ion channels. तो कुछ ion channels ऐसे होते हैं जो basically voltage gated होते हैं. ठीक है. It means that voltage of membrane will decide कि वो channel आपका open होगा या close होगा. They are voltage gated. ठीक है. But some ion channels are your ligand gated. That is binding of ligand will either open or close your channel. ठीक है. तो ये दो टाइप के ऐसे चैनल्स होते हैं. तो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक. ठीक है. जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि जो एसिटाइल कोलिन वाला चैनल है, ठीक है ना, वो बेसिकली आपका लिगेंड गेटेड होता है. कि लिगेंड की बाइंडिंग, जैसे एसिटाइल कोलिन जब आपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो चैनल आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. ठीक है. तो ये बड़ा ही सिंपल से टॉपिक है इसमें. सो जैसे इसमें हम जनरली जो गेटेड आयन चैनल्स हैं, इसमें जनरली हम जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होता है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्योंकि ऑल दीज चैनल्स आर योर वोल्टेज रेगुलेटेड. ठीक है. एडिशन रिसेप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जैसे स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट इंटीग्रिन्स. ठीक है. जो इंटीग्रिन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. एंड they basically interact with the proteins which are outside the cell and also with the proteins which are inside the cell. And steroid receptors, basically most of the receptors which we have discussed in earlier signalings, that is either GPCR, RTK or guanylyl cyclase, so they are mainly present in the membrane, and those receptors are basically not present inside the cell, but these steroid receptors and basically your thyroid gland hormone receptors, so they are basically present within the cell. Okay. So we'll discuss this thing one by one. So first of all, we'll start with gated ion channels. So basically ion channels underlie electrical signaling in excitable cells. Certain cells in the multicellular organisms are excitable, that is they can detect an external signal. ठीक है. कोई सिग्नल को वो डिटेक्ट करेंगे एंड बेसिकली दे कन्वर्ट दैट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, स्पेसिफिकली ए चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है. देखो मोस्ट ऑफ द बहुत सारे चैनल्स हमारे अंदर ऐसे होते हैं जो ये दूसरे एनिमल्स में भी कह सकते हो, या आप और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप कह सकते हो कि व्हेन दे डिटेक्ट ए सिग्नल दे कन्वर्ट इट इनटू ए इलेक्ट्रिक सिग्नल. दैट इज द बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि वोल्टेज, जैसे होता है ना, वोल्टेज क्या होता है, जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूँ, अंदर अगर मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बाहर की तरफ प्लस है. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो बेसिकली जो करंट होता है हमेशा, जब भी हम बेसिकली बेसिक क्लासेस में पढ़ते थे, करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है. ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. तो एक तरह से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है एक तरह से करंट है. ठीक है. तो बेसिकली जैसे सिग्नल को हमें वी नीड टू लाइक हमें उसे एक सेल के थ्रू प्रोपेगेशन करानी है, जैसे हम एक्सोन्स की बात करते हैं, और बेसिकली हमें बेसिकली दूसरे सेल के पास सिग्नल भेजना है, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है. सो नॉर्मली जब हम नर्व कंडक्शन की बात करते हैं, मसल कंट्रैक्शन हो गया, हार्मोन सिक्रीशन हो गया, हमारे अंदर जो सेंसरी प्रोसेसेस हैं, जैसे हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा विजुअल मैकेनिज्म होता है, लर्निंग मेमोरी, सो इन सभी में जो एक्साइटेबल जो सेल्स होते हैं उनका रोल होता है. ठीक है. एंड बेसिकली जो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस हैं, चाहे वो आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है. ठीक है. तो व्हेन स्टिमुलस केम, that will lead to either opening or closing of these channels, and opening or closing of these channels will basically they can generate some potentials, they generate some uh, basically potential difference across the membrane, and that will lead to opening or closing of channel. ठीक है. तो
अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ चैनल्स को कभी हमें ओपन कराना है, क्लोज कराना है, तो वो फिर चैनल टू चैनल वेरी करता है, ठीक है। सो बेसिकली जैसे हम ये बात करते हैं जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज की, ठीक है, ये इलेक्ट्रोजेनिक होता है एज वी नो दैट कि व्हेन 3 सोडियम्स बेसिकली गो आउट 2 पोटेशियम कम इन, ठीक है। सो दैट इज योर, जिसको हम याद रखते हैं नोकिया से, पोटेशियम इन सोडियम आउट, एन मतलब सोडियम आउट पोटेशियम इन, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस, एज क्योंकि ये जो चैनल है, क्योंकि इसके थ्रू आपके 3 सोडियम आर गोइंग आउटसाइड, ठीक है, एंड 2 पोटेशियम आर कमिंग इनसाइड। सो नेट क्या हो रहा है, नेट एक पॉजिटिव आयन जो है वो सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नेट रिजल्ट देखो 3 बाहर जा रहे हैं 2 अंदर आ रहे हैं, तो नेट हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव आयन आपका बाहर जा रहा है, ठीक है। सो इसी कारण क्या होता है, ड्यू टू दैट बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एज द पॉजिटिव आयंस, नेट क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस आर गोइंग आउटसाइड द सेल, दैट इज व्हाई द membrane potential, which is known as resting membrane potential, which is minus 50 to minus 70. So this minus sign indicates that, it indicates that inside is more negative as compared to outside. It indicates that inside is more negative as compared to outside. ये क्या इंडिकेट करता है, inside is more negative as compared to outside. तो ये एक तरह से नोटेशन है या कन्वेंशन आप कह सकते हो, क्योंकि इफ आई एम राइटिंग इट माइनस तो मतलब मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव है, इफ आई एम राइटिंग इट लाइक प्लस तो इसका मतलब मेम्ब्रेन इनसाइड से पॉजिटिव है, बाहर से नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल विच इज नोन एज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपेज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल है ये कौन बनाता है, आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सो दिस यू कैन सी जनरली एक तरह से जो आपका जैसे ये मैकेनिज्म बता रखा है, ठीक है, कि जैसे डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, उसके बाद जैसे रीपोलराइजेशन, ठीक है। सो ये बेसिकली डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि जब ये सिग्नल जाता है ना तो मेम्ब्रेन आपका जनरल -72 + 30 मिली वोल्ट, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। और बेसिकली डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जनरली जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर आते हैं, ठीक है, तो सोडियम आयंस अगर अंदर आएंगे तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बेसिकली अंदर से क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। लेकिन रीपोलराइजेशन में क्या होता है, एज यू कैन सी दैट इज पोटेशियम आयंस आर गोइंग आउटसाइड, तो मेम्ब्रेन दोबारा से क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है, -72 + 30, दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड if you want to bring it back from +30 to -70, it is known as repolarization, repolarization, ठीक है। ऐसे ही ये भी, अब इसकी इसको हम इलेक्ट्रिकल, ये तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हो गया जो आप देख रहे हो यहाँ तक। एक इसने क्या शो कर रखा है कि ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, ठीक है, जैसे पहले मान लो कैल्शियम चैनल बंद था, बट जैसे सिग्नल आता है तो ये चैनल ओपन होता है, और जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है तो बेसिकली वो सिग्नल देता है कि जो आपकी सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं दे शुड माइग्रेट टुवर्ड्स द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसके कंटेंट्स को वो रिलीज करे, ठीक है, फिर वो आगे चैनल से जाके लगता है, ठीक है। और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी सही, जो एसिटाइल कोलिन वाला चैनल होता है ये जब ओपन होता है तो ये सोडियम को भी जाने देता है, ये पोटेशियम को भी जाने देता है, और ये कैल्शियम को भी जाने देता है विद इक्वल ईज, ठीक है, लेकिन और कोई कैटायन या एनायन को ये नहीं जाने देता, ठीक है। यहाँ पर मतलब इस डायग्राम में उन्होंने दोनों टाइप की सिग्नलिंग दिखा रखी है, ठीक है, और जनरली इसको आप सेल बायो में डिटेल में पढ़ते हो, बट यहाँ पर जनरली बस मैं बेसिक सही बता रहा हूँ, क्योंकि मेन हमारा मोटिव यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज गेटेड और लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज गेटेड कौन से होते हैं, जो आपके जनरली बेसिकली मेम्ब्रेन की वोल्टेज डिसाइड करते हैं कि वो चैनल ओपन होगा या क्लोज होगा। लिगेंड गेटेड के अंदर बेसिकली लिगेंड की बाइंडिंग, जैसे यहाँ पर जैसे ही लिगेंड आपका
जो एसिटाइल कोलिन है, बिकॉज इट वाज स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। सो एज सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करती है। इट विल बाइंड टू ए रिसेप्टर, और उसके बाद बेसिकली आपका वो कहाँ पे जाके बाइंड करता है आपका आगे चैनल के ऊपर, और वो चैनल ओपन या यहाँ पर बेसिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने इसमें। सो दिस इज हाउ, जो भी मैंने आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज की जो एक्टिविटी होती है, एंड यू कैन सी 3 सोडियम आर गोइंग आउटसाइड, 2 पोटेशियम आर कमिंग इन एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। एंड जनरली जो आयंस होते हैं वो बेसिकली दे टेंड टू मूव डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे मतलब अब अलग अलग आयंस जैसे दिखा रखे हैं, अगर लो टू हाई जाते हैं तो ऑब्वियसली एज वी नो कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, हाई टू लो जा रहे हैं तो उसमें आपको बेसिकली एनर्जी नहीं चाहिए होती, दे आर मूविंग अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ये जनरली हम यहाँ पर शो करते हैं कि एक तरह से हम ग्राफिकल फॉर्म में इसको इंडिकेट करते हैं, कि जो आप देख सकते हो कि जनरली जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो जो भी आपने दिखाया, जैसे मान लो ये -70 है, ठीक है। तो आपको जो एक स्टिमुलस देना पड़ता है, जो कि कई जगह 10 से 15 मिली वोल्ट लिखा होता है या 20 मिली वोल्ट, ठीक है। तो वो जो पोटेंशियल आप देते हो तभी आपका ये जो जनरेट होता है, जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में एक होता है डीपोलराइजेशन, जब आप -70 से +30 लेके आ रहे हो, और जब +30 से -70 लेके आ रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। कई बार ये होता है वो और भी नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना 2 रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं, जो ये वाला पीरियड होता है जिसमें डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है, वी कॉल इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में आप सेकंड एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर सकते, चाहे आप जितना भी बड़ा स्टिमुलस दे लो, ठीक है। क्योंकि अगर जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रखा है, एट दैट पॉइंट यू कैन नॉट जनरेट सेकंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्योंकि वही चैनल्स हैं, क्योंकि चैनल्स पहले वाले एक्शन पोटेंशियल को कंप्लीट करने में अभी एंगेज्ड हैं, तो यू कैन नॉट जनरेट रिलेटिव। ये जो पीरियड होता है जहां पर हाइपर पोलराइजेशन होती है, इसे बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। इस टाइम पे जनरली तो जनरेट नहीं होता, बट इसमें इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप जनरेट कर भी सकते हो, बट इसमें तो इम्पॉसिबल है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में बेसिकली यू कैन नॉट जनरेट सेकंड एक्शन पोटेंशियल, आप जितना भी बड़ा स्टिमुलस दे लो, ठीक है। मतलब सेकंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना इस पीरियड में इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसमें जनरली उसमें भी होता नहीं है, बट नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। मतलब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आप कौन से पीरियड में सेकंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे वो लिखते हैं दोनों में नहीं कर सकते, इसमें रिलेटिव में नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट में नहीं कर सकते, तो आपने ये लिखना है कि एब्सोल्यूट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, हाँ रिलेटिव में फिर भी आप ड्यूरिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड यू कैन जनरेट सेकंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आपका कि जो भी मैंने आपको बताया भी सही, कि जो एसिटाइल कोलिन वाला रिसेप्टर होता है वो एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बता रखा है, द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर mediates the passage of an electrical signal at some types of synapses and at the neuromuscular junction signaling the muscle to contract। जैसे होता है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरॉन सिग्नल भेजता है कि मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करें। सो they were originally distinguished from muscarinic acetylcholine receptor by sensitivity of former to nicotine, ठीक है, and later to mushroom alkaloid muscarine, ठीक है। So they are structurally and functionally different, ठीक है। So बेसिकली जो एसिटाइल कोलिन होता है, जैसे ही उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ने रिलीज करा, तो बेसिकली जो आपका जो बेसिकली बीच में बेसिकली जो सिनेप्टिक जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो वहां पर जाके जो आपका एक तरह से जो रिसेप्टर होता है वहां पे जाके एसिटाइल कोलिन आपका लग जाता है, ठीक है। उससे रिसेप्टर की के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, ठीक है, और जिससे आपके जो कैटायंस हैं वो बेसिकली इनवर्ड मूवमेंट होगी। जैसा भी मैंने पहले आपको बताया कि जो एसिटाइल कोलिन वाला रिसेप्टर है वो
सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ठीक है. इट विल अलाउ मूवमेंट ऑफ ऑल दीज थ्री आयंस, बट अदर केटाइंस एंड ऑल एनाइंस विल बी अनएबल टू पास, ठीक है. सो बेसिकली क्योंकि ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, ठीक है. ये हमने कौन से चैनल की बात करी? दिस इज अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल, दैट इज बाइंडिंग विल लीड टू बेसिकली कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, ठीक है. तो जैसे ही कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आता है तो चैनल आपका क्या हो जाता है? बेसिकली ओपन, ठीक है. और इसमें क्या लिख रहा है? मूवमेंट ऑफ सोडियम थ्रू एन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आयन चैनल इज अनसैचुरेबल, दैट इज इट्स रेट इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रासेल्युलर कैल्शियम, एक्स्ट्रासेल्युलर सॉरी सोडियम. मतलब जितना बाहर ज्यादा सोडियम होगा, मतलब वैसे भी नॉर्मली भी हम ये कहते हैं जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा अंदर बाहर और अंदर, उतने ही ज्यादा स्पीड से आयंस जो है वो आपके मूव करेंगे, ठीक है. तो ये मेनली आपने इसमें ध्यान रखना है. मतलब 2-3 बार ही ना बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में. तो एसिटाइल कोलिन वाला जो रिसेप्टर है वो किसका एग्जांपल है? दैट इज जस्ट लिगेंड गेटेड, ठीक है. सो like other gated ion channels, this receptor opens in response to stimulation by its signal molecule and has an intrinsic timing mechanism, ठीक है. क्योंकि एक बार जब ये चैनल ओपन हो गया तो बेसिकली सिग्नल अब आगे चला गया है. जितने भी हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं, चाहे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग इनिशियल लेक्चर्स में भी पढ़ी है, सो एट वन टाइम जब वो सिग्नल चला गया तो यू नीड टू टर्मिनेट दैट सिग्नल ऑल्सो. अगर चैनल ओपन हुआ है तो आफ्टर सम टाइम वो क्लोज भी होगा, ठीक है. So thus the acetyl choline signal is transient as we have seen, ठीक है. And this is the essential feature, ठीक है. So there has to be desensitization, कि पहले वो sensitize हुआ है फिर वो desensitize होना चाहिए, ठीक है. And इसके अंदर जो ये रिसेप्टर है, इसके अंदर 5 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है. ये भी आप याद रखना. It do have basically your 2 alpha सब यूनिट्स, ठीक है. 2 alpha होती हैं and a single copy of beta, gamma and delta, ठीक है. So इसमें कितनी सब यूनिट्स होती हैं आपकी? 5 सब यूनिट्स, 2 अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ठीक है. तो एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है उसके अंदर कितनी सब यूनिट्स होती हैं आपकी? 5 सब यूनिट्स, 5 सब यूनिट्स, 2 अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. These are few other examples like बेसिकली और भी बड़े सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सीरोटोनिन हो गया, ठीक है. एक दो ये भी याद रखना आप, ग्लूटामेट और ग्लाइसिन. बिसाइड अमीनो एसिड्स दे आर न्यूरोट्रांसमीटर्स आल्सो, ठीक है. ग्लूटामेट और ग्लाइसिन जो है, वैसे तो ये आपके अमीनो एसिड होते हैं, बट दीज आर द 2 अमीनो एसिड्स. बिसाइड अमीनो एसिड दे आर योर न्यूरोट्रांसमीटर्स आल्सो, ठीक है. सो ऐसे जो सीरोटोनिन और बेसिकली आपका ग्लूटामेट है, that trigger the opening of cation channels, ठीक है, जो है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. whereas glycine opens chloride specific channels, ठीक है. सीरोटोनिन और जो ग्लूटामेट होता है वो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की ओपनिंग कराता है, ठीक है. और ग्लाइसिन जो होता है वो क्लोराइड स्पेसिफिक, ठीक है. नाउ जब साइंटिस्ट ने इन चैनल्स की सीक्वेंसिंग करी, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, नॉर्मली हमने पढ़ा ही है कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है. सो दीज आयंस कैनॉट पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक बाइलेयर, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हम ऐसे बाइलेयर बनाते हैं तो ये हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है. सो बेसिकली देयर हैज टू बी सम channel and that channel is basically providing hydrophilic environment, ठीक है. if I am saying ये सोडियम चैनल है, तो जैसे वो क्या लिख रहा है कि जो कटाइन चैनल्स होते हैं, मतलब जिन्होंने कटाइंस का ट्रांसपोर्ट कराना है, उनमें नेगेटिवली चार्ज साइड चेन्स होती हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड. बिकॉज दिस नेगेटिवली चार्ज साइड चेन्स विल अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस, ठीक है. बट व्हेन ए फ्यू ऑफ दीज एसिडिक रेसिड्यूज आर एक्सपेरिमेंटली रिप्लेस्ड, मतलब जैसे आपने इसको बेसिक के साथ रिप्लेस कर दिया, तो कटाइन चैनल किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एनाइन चैनल में, ठीक है. सो ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है, क्योंकि why there is need of these channels, ठीक है. because as we know overall nature of cell membrane is hydrophobic and basically जो आपके जो जो आपके ions होते हैं they cannot pass through the membrane, ठीक है. so there is requirement of some channels and those channels basically provide hydrophilic environment, ठीक है. there has to be some amino acids जो आपके जिनके ऊपर
बेसिकली आपका चार्ज होता है, ठीक है। तो कैटायन चैनल है तो उसमें नेगेटिवली चार्ज साइड चेंज होंगी। Here we have few of the examples, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो आयन चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डेंड्रोटॉक्सिन होता है, इट इज फ्रॉम ए ब्लैक मैम्बा स्नेक, ठीक है। सो ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ आप टॉक्सिन्स देख रहे हो। मोस्ट ऑफ द मैनी ऑफ द मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन्स फाउंड इन नेचर एक्ट ऑन आयन चैनल्स, ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप के आपके आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले उसने बताया आपको डेंड्रोटॉक्सिन, ठीक है। तो डेंड्रोटॉक्सिन कहाँ से आता है आपका, फ्रॉम ब्लैक मैम्बा स्नेक, ठीक है। तो ये आप याद रखना। एंड दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन कैन बेसिकली अफेक्ट ऑन योर बेसिकली वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। देखो हमने पहले भी जैसे टॉक्सिन्स पढ़े, हर एक टॉक्सिन का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। कुछ हमारे अंदर, जैसे हमने पढ़ा था कॉलेरा और प्रोट्यूसिस टॉक्सिन, वो जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं। ऐसे जैसे अभी टॉक्सिन एक होता है टेट्रोडोटॉक्सिन, ठीक है। ये पफर फिश से मिलता है, ये सोडियम चैनल को के ऊपर एक्ट करता है। एक होता है कोब्रोटॉक्सिन, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को आयन चैनल्स को ही डिसेबल करता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हैव आयन चैनल्स बिकम द प्रेफर्ड टारगेट ऑफ टॉक्सिन्स, ठीक है। कि मतलब आयन चैनल्स ही क्यों, और भी तो बड़े सारे एंजाइम्स हैं जो बेसिकली हमारे अंदर क्रिटिकल होते हैं हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो बेसिकली उसके बारे में बता रखा है कि जो आयन चैनल्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्पलीफायर्स हैं, ठीक है। मतलब एक सिंगल चैनल जो है वो 10 मिलियन आयंस पर सेकंड का ट्रांसपोर्ट करा सकता है, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली रिलेटिवली फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन चैनल प्रोटीन्स आर नीडेड पर न्यूरॉन। ये मतलब आपको ये नहीं कि बहुत सारे आयन चैनल्स ओपन करने हैं, तो मतलब दिस मीन्स दैट ए रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ टॉक्सिन जिसकी हाई एफिनिटी हो और वो बाहर से एक्ट करे, तो वो सिग्नलिंग के ऊपर अफेक्ट करेगा। क्योंकि मतलब जो बेसिकली आपके ये, जैसे हम यहाँ पे स्नेक की बात कर रहे हैं, पफर फिश, मतलब इनको टॉक्सिन बहुत ज्यादा भी नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक कंपेरेबल इफेक्ट बाय वे ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम typically present in cells at much higher concentration than ion channels। कहता है जो आयन चैनल्स की कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा होता है, एंड बेसिकली यू नीड मोर कॉपीज ऑफ टॉक्सिन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि एक टॉक्सिन मान लो एक एंजाइम को इनहिबिट कर दे, लेकिन अगर एंजाइम की 100 मॉलिक्यूल है सेल के अंदर तो उसको ज्यादा टॉक्सिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ही पता लग रहा है कि अगर if they need to target some other enzyme, so they need to produce more amount of toxin, ठीक है। but if basically जितने भी यहाँ पर हम कुछ स्नेक या फिश की बात कर रहे हैं, अगर वो किसी आयन चैनल पे उनका टॉक्सिन एक्ट कर रहा है, सो उनको कम ही आयन चैनल्स पे एक्ट करना पड़ेगा और उनको मतलब लेसर अमाउंट में ही आपका टॉक्सिन मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों टॉक्सिन आप याद रखना, तो कई बार आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। डेंड्रोटॉक्सिन, टेट्रोडोटॉक्सिन एंड कोब्रोटॉक्सिन, ठीक है। तो जो डेंड्रोटॉक्सिन है वो पोटेशियम चैनल पे एक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया टेट्रोडोटॉक्सिन वो सोडियम चैनल पे, और कोब्रोटॉक्सिन जो है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आयन चैनल्स को डिसेबल करता है। So basically next we have in this your integrins, ठीक है। तो इंटीग्रिन्स क्या होते हैं आपके बाई डायरेक्शनल सेल एडिशन रिसेप्टर्स, ठीक है। अभी तक हमने फर्स्ट टाइप ऑफ सिग्नलिंग पढ़ी कि जिसमें हमने किसकी बात करी आपकी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की, ठीक है। तो इंटीग्रिन्स क्या होते हैं आपके बाई डायरेक्शनल सेल एडिशन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी सही कि ये बेसिकली आपके अंदर मतलब इट इज दे आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, so basically they are interacting with proteins which are outside as well as inside, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो, जनरली जो इंटीग्रिन्स होते हैं एक तो ये हेट्रोडाइमेरिक होते हैं, ठीक है। इंटीग्रिन्स कैसे होते हैं, हेट्रोडाइमेरिक। हेट्रोडाइमेरिक का मतलब इसके अंदर एक अल्फा और एक बीटा सब यूनिट होती है, ठीक है। एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, जो आप देख सकते हो।
एंड यू कैन सी जैसे ये फाइब्रोनेक्टिन या फिब्रोनेक्टिन जो कि ईसीएम में है, ठीक है। और एक खास बात होती है, ये प्रोटीन के अंदर एक तरह से जो आरजीडी इज बेसिकली आर्जिनिन ग्लाइसिन एंड डी क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। मतलब ये प्रोटीन्स के अंदर ये ट्राइपेप्टाइड को रेकग्नाइज करते हैं, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। सो और अगर आप इनसाइड की तरफ देखो तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे टैलिन हो गया, विनक्यूलिन हो गया, और जैसे अंदर की तरफ इन्होंने एक्टिन दिखा रखा है, ठीक है। जैसे एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था, जो विनक्यूलिन होता है वो सेल के अंदर होता है, ठीक है। जनरली ना जितने भी प्रोटीन्स आप ये पढ़ते हो, ठीक है, यू शुड हैव दिस आइडिया, क्योंकि ये भी हम सेल बायो में पढ़ते हैं कि वो मेम्ब्रेन में है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं या वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे विनक्यूलिन हो गया, ये जो एक्टिन, मायोसिन, ये सब सेल के अंदर होते हैं। ऐसे साइक्लिन हो गए जो सेल डिवीजन कराते हैं, तो ये सब इंट्रा सेलुलर होते हैं, ठीक है। बट इंटीग्रिन्स जो है बेसिकली जो प्रोटीन आपका सेल के बाहर होता है, ठीक है, उसमें ये किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जो भी सॉरी प्रोटीन सेल के बाहर होता है उसमें एक डिटर्मिनेंट होता है आरजीडी। दे कैन ओनली बाइंड विद दोज प्रोटीन जिसमें आरजीडी होगा, ठीक है। ये हेटेरोडाइमेरिक है। और अभी हम देखेंगे जैसे जो ह्यूमन जीनोम है वो 18 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा और 8 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा बनाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इंटीग्रिन्स के हमारे अंदर 144 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि अब अल्फा आउट ऑफ 18 कौन सा अल्फा है, आउट ऑफ 8 बीटा कौन सा है, तो 144 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिकली दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो बस यही मेन याद रखना है इंटीग्रिन्स, क्योंकि दे आर बाई डायरेक्शनल सेल एडिशन रिसेप्टर, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सो दे आर द प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन that mediate the addition of cells to each other and to the extracellular matrix, and they carry signals basically in both directions across the membrane, ठीक है। The mammalian genome encodes 18 different alpha subunits and 8 different beta subunits, which are found in a range of combination with various ligand binding specificity in various tissues, ठीक है। आप अलग-अलग अगर देखोगे तो वहां पर अलग-अलग टाइप के अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है। Each of the 24 different integrins found thus far seems to have a unique function, ठीक है, because they can inform cells about the extracellular neighborhood, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस उसने लिखे हैं, सिलेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन कि भाई इस सेल को इसी से इंटरेक्ट करना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यून सेल फंक्शन, ट्यूमर ग्रोथ एंड मेटास्टेसिस, ठीक है। इन सब में इंटीग्रिन्स का रोल होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ लिगेंड्स के एग्जाम्पल भी लिखे हैं जिनके साथ इंटीग्रिन्स इंटरेक्ट करते हैं। सो वन ऑफ देम इज कोलेजन, फिब्रिनोजन एंड फिब्रोनेक्टिन, ठीक है। दे आर बेसिकली प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली एंड मैनी अदर प्रोटीन्स, और बेसिकली उन सब के अंदर एक कॉमन जो सिग्नल होता है दैट इज आरजीडी, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। आरजीडी, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोटीन्स जो सेल की मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं अल्फा और बीटा की, दे इंटरेक्ट विद साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जस्ट बेनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चाहे उसमें टैलिन है, अल्फा एक्टिनिन है, विनक्यूलिन है, पैक्सिलिन है, एंड अदर्स मॉड्यूलेटिंग द असेंबली ऑफ एक्टिन बेस्ड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो ये अलग अलग प्रोटीन्स हैं जो आपके सेल के कहाँ पर होते हैं, इनसाइड, ठीक है। So the dual association of integrins with the extracellular matrix and the cytoskeleton allows the cell to integrate information about its extracellular and intracellular environment, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन है, it is interacting with the proteins which are outside the cell as well as inside the cell, and फिर उसमें वही हो रहा है कि जो भी ये कोऑर्डिनेट कर रहा है साइटोस्केलेटल की कैसे पोजीशन रखनी है। तो इन दिस वे इंटीग्रिन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेप, कि सेल की शेप कैसे रखनी है, क्योंकि दे आर हेल्पिंग इन कि साइटोस्केलेटन की पोजीशन कैसे रखनी है, क्योंकि जो सेल का साइटोस्केलेटन है वही सेल की शेप डिसाइड करता है, ठीक है। मोटिलिटी हो गया, उसमें भी हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं, सीलिया फ्लैजेला की, पोलैरिटी हो गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मैनी सेल टाइप्स, ठीक है। तो
मतलब दिस इज वन ऑफ द प्रोटीन विच इज इंटरेक्टिंग विद द प्रोटीन्स बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द सेल। ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है, हेट्रोडाइमेरिक है, अंदर बाहर दोनों तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली दे आर बेसिकली, आपको कुछ प्रोटीन्स के भी नाम याद रखने हैं जो सेल के बाहर हैं, जो सेल के अंदर हैं। सो बेसिकली जो प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं उनमें आरजीडी के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे एक ये इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलेशन ऑफ एडेसिवनेस इज सेंट्रल टू ल्यूकोसाइट फॉर्मिंग। ठीक है, जैसे देखो क्या होता है ना, जहां पर भी आपको इंजरी हुई या जहां से भी आपको फिर वहां से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हमारे ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स हैं मतलब वो सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर इंजरी हुई तो उनको बेसिकली उस वेसल से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेसेशन, एक्स्ट्रा वेसेशन। ठीक है, तो ये इंटीग्रिन पे डिपेंडेंट होता है कि जैसे ही देयर हैज टू बी सम सिग्नल, कि कोई सिग्नल आएगा क्योंकि इंजरी हुई है, तो उन बेसिकली सेल्स को, जो फैगोसिटिक सेल्स हैं, उनको बेसिकली आपके ब्लड वेसल से बाहर आना है ताकि वो वहां पर जो भी पैथोजेंस हैं उसको किल कर सके। ठीक है, so during an immune response, for example, leukocyte integrins are activated from inside the cell via a signaling pathway triggered by cytokine. Thus activated the integrins can mediate the attachment of leukocyte to other immune cells or can target cells for phagocytosis। क्योंकि बेसिकली इंटीग्रिन के थ्रू ही वो क्या कह रहा है, पहले इंटीग्रिन्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो दूसरे ल्यूकोसाइट से अटैच करता है या उसको सिग्नल आता है कि आप जो ये बेसिकली इसको फैगोसिटिक सेल को, मतलब इसको फैगोसाइटोसिस करना है टारगेट सेल का। ठीक है, अब एक जीन होती है जिसका नाम है CD18। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट एडहेयर ही नहीं कर पाते, मतलब अब मान लो किसी को इन्फेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली इनको दे नीड टू कम आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, बट इफ देयर इज प्रॉब्लम इन CD8 एंड दैट इज द कॉज ऑफ ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी। ठीक है, कि मतलब ल्यूकोसाइट जो है वो उस साइट पे एडहेयर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा उसने, ल्यूकोसाइट्स फेल टू पास आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, they will not be able to come out of blood vessels to reach sites of infection। ठीक है, infants with severe defect in CD18 commonly die of infections before the age of 2। ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि फैगोसिटिक सेल वहां पर आए, लेकिन अगर फैगोसिटिक सेल जो है वो बेसिकली उस साइड पे नहीं आ पाएगा तो क्या होगा आपका, दैट विल लीड टू बेसिकली उनको इन्फेक्शन तो हुआ है, बट फैगोसिटिक सेल या जो आपके ये ल्यूकोसाइट्स हैं अगर वो ब्लड वेसल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू फैगोसाइटोस दैट पर्टिकुलर पैथोजन जिसने इन्फेक्शन किया है। ठीक है, एंड बेसिकली यू कैन से कि दे डाई बिफोर द एज ऑफ 2। क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम यही नहीं है कि सेल्स नहीं बन रहे हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स तो बन रहे हैं, बट सेल्स के अंदर वो इंटीग्रिन जिसकी हेल्प से उसने ब्लड वेसल से बाहर आना है। ठीक है, इंटीग्रिन डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, दो चीजें होती हैं कि जब WBC या जो ल्यूकोसाइट है वो रोल कर रहा है, पहले तो जो रोलिंग होती है वो सेलेक्टिन डिपेंडेंट होती है। रोलिंग किस पे डिपेंडेंट होती है, सेलेक्टिन। सेलेक्टिन भी एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सेल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, लेकिन अगर उनको ब्लड वेसल से बाहर आना है तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है आपका, दैट इज डिपेंडेंट ऑन बेसिकली योर दिस इंटीग्रिन। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एक और इंटीग्रिन की यहाँ पर बात कर रहा है जिसका नाम है α3β3। इसका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड वेसल्स में डैमेज होता है, क्योंकि जब आपको इंजरी हो रही है तो ऑब्वियसली योर ब्लड वेसल्स आर डैमेज एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली जो आरजीडी सीक्वेंस होते हैं थ्रोम्बिन एंड कोलेजन में। ठीक है, तो उसके साथ फॉर द इंटीग्रिन्स ऑफ प्लेटलेट, जो इंटीग्रिन जो प्लेटलेट के अंदर है वो कोलेजन और थ्रोम्बिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर मतलब एंड टू द क्लोटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजन, क्योंकि और भी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन होती है और प्लेटलेट्स के साथ इंटरेक्शन होते हैं जिससे क्लोट बनता है। लेकिन वो कह रहा है अगर इन दोनों में से किसी भी सब यूनिट में प्रॉब्लम है, ठीक है, सो ये जो स्पेसिफिक इंटीग्रिन है वो उसने सिर्फ प्लेटलेट्स के लिए बताया है जिसका क्या नाम है, α3β3। ठीक है, if there is some problem in the or there is some mutation in the
अल्फा और बीटा सब यूनिट ऑफ प्लेटलेट इंटीग्रीन, तो एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसे बोलते हैं ग्लैंजमैन थ्रोम्बोसिथेनिया, ठीक है। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्सेसिवली ब्लीड करते हैं इवन आफ्टर ए रिलेटिवली माइनर इंजरी, ठीक है, कि थोड़ी सी इंजरी होने के बाद भी, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर जो ये इंटीग्रीन है इट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, एंड बिकॉज इफ एनी वन ऑफ द सब यूनिट इज नॉट basically functional, and that will lead to Glanzmann thrombocythemia, in which individuals bleed excessively after a relatively minor injury. तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। So this was your second type of signaling, that is your basically integrins, which are your bidirectional cell adhesion receptors. So this is your next थर्ड टाइप ऑफ सिग्नलिंग, ठीक है। इसमें हमने पहले वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के बारे में पढ़ा और आपका अबाउट इंटीग्रिन्स, ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टेरॉइड हो गया, या ये बता रहा है जो रेटिनोइक एसिड हो गया एंड थायराइड हार्मोन्स, दे फॉर्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ हार्मोन्स दैट एक्सर्ट at least part of their effects by a mechanism fundamentally different from that of other hormones, ठीक है, and they act in the nucleus to alter gene expression, ठीक है। देखो पहले जनरली जितने भी आपने हॉर्मोन्स पढ़े तो their receptor was present outside the cell and basically they generate a second messenger, ठीक है। बट ये जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, ये चाहे जो स्टेरॉइड नेचर के हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेरॉइड होते हैं। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना, ये भी एक स्टेरॉइड होता है, बट इसका जो रिसेप्टर है ये जनरली आपकी जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग दिखाता है। तो इसका रिसेप्टर जो होता है वो सेल सरफेस पे होता है। तो दिस इज नॉट लाइक कि हर एक स्टेरॉइड का जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। बट जैसे ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ये हमने जीपीसीआर में पढ़ा था कि ये GI को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इसका जो रिसेप्टर होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द बेसिकली योर सरफेस, नॉट इनसाइड द सेल। बट ये जितने यहाँ पर जनरली जो हॉर्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हो गया, रेटिनोइक एसिड हो गया, तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, एंड बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे कैसे ये न्यूक्लियस में जाके जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर करते हैं। तो जैसे जो स्टेरॉइड हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, दे आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एज अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, सो दे डिसॉल्व रेडली इन ब्लड, ठीक है, एंड आर ट्रांसपोर्टेड ऑन स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ रिलीज टू देयर टारगेट टिश्यूज, ठीक है। एक तो ये बेसिकली दे आर टू हाइड्रोफोबिक टू डिसॉल्व रेडली इन ब्लड, क्योंकि ये ब्लड में, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि नॉन पोलर है, सो इनको स्पेसिफिक प्रोटीन्स लेके जाते हैं। उन टारगेट सेल्स में ये जो हॉर्मोन्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को पास करेंगे सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है, एंड बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें भी दो चीजें होती हैं। अब सेल के अंदर रिसेप्टर जो है या तो वो साइटोसोल में होगा, ठीक है, और वो रिसेप्टर आपका न्यूक्लियस में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक रिसेप्टर है उसमें एनएलएस सिग्नल है, एनएलएस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, तो वो रिसेप्टर कहां पर होगा, तो वो रिसेप्टर साइटोसोल में है, ठीक है, क्योंकि जो चीज तो न्यूक्लियस में है उसको थोड़ा एनएलएस चाहिए, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल उस प्रोटीन को चाहिए जिसको साइटोसोल से न्यूक्लियस में जाना है, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक रिसेप्टर है उसके पास एनएलएस है, एनएलएस सिग्नल का क्या मोटिव होता है कि वो जनरली आपका सेल में न्यूक्लियस के अंदर जाए। तो जिस रिसेप्टर के पास एनएलएस है वो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके, इट इज प्रेजेंट इन द बेसिकली योर साइटोसोल, ठीक है। और जनरली ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, जो एनएलएस होता है उसमें एक मोटिव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंक फिंगर मोटिव। तो जिसमें जिंक फिंगर मोटिव होता है जनरली वो बेसिकली एनएलएस होता है और ये डीएनए से बाइंडिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो बेसिकली पहली बात तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हाइड्रोफोबिक हैं तो ब्लड में तो ये डिसॉल्व होंगे नहीं, तो बेसिकली स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स इनको टारगेट टिश्यूज के पास लेके जाते हैं, और जो टारगेट सेल्स हैं उनमें ये जो हार्मोन होते हैं दे पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से पास होने के बाद ये
मतलब बेसिकली जो भी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ फिर जाके बाइंड करते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। सो दिस इज ए बेसिक डायग्राम। जैसे अब ये देखो, तो सबसे पहले हार्मोन के साथ एक प्रोटीन बाउंड है, क्योंकि ये जो हार्मोन है, बिकॉज द हार्मोन कैरी टू द टारगेट टिश्यू बाय सीरम बाइंडिंग प्रोटीन डिफ्यूजेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पहले तो ये जो सीरम बाइंडिंग प्रोटीन है ये उसे कहाँ पे ले गया, सेल के पास। फिर ये जो हार्मोन है, इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ये रिसेप्टर है, हार्मोन बाइंडिंग से रिसेप्टर की कॉन्फर्मेशन चेंज होगी, ठीक है। और उसने क्या बना लिया, होमो और हेटेरोडाइमर विद अदर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एंड इट बेसिकली बाइंड टू स्पेसिफिक रेगुलेटरी रीजन्स कॉल्ड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि जैसे ही रिसेप्टर के साथ मतलब हार्मोन लगा तो उसने डाइमर बनाया, वो चाहे होमोडाइमर हेटेरोडाइमर जो भी होते हैं, एंड दे बाइंड टू हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिसेप्टर जो होता है वहां पर किसी को एक्टिवेटर या को रिप्रेसर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो सिग्नल गया है कि उसने जीन की एक्सप्रेशन को बेसिकली आपका मतलब एमआरएनए बनवाना है, मतलब जीन की एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करना है ताकि जो भी एमआरएनए फॉर्मेशन इंक्रीज हो, या को रिप्रेसर आएगा तो वो जीन की एक्सप्रेशन को स्टॉप करेगा ताकि आपका एमआरएनए ना बने। तो altered levels of hormone regulated gene product produce the cellular response to the hormone, ठीक है। तो उससे cellular response आ गया, और obviously mRNA बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। क्योंकि each and everything, चाहे कोई भी signaling है, they are controlled at the level of gene expression, ठीक है। जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं भी जा पा रहे थे, they were generating some second messenger, that second messenger will carry the signal forward, and at the end some protein is there which is going inside the nucleus, and it was responsible for expression of some gene, या अगर जीन की एक्सप्रेशन करानी है तो उस प्रोडक्ट का लेवल बढ़ाना है, अगर जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करना है तो उसका लेवल आपने डिक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये जो रिसेप्टर है ये कहाँ पर दिखा रखा है, आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जैसे लिखा ना, जनरल मैकेनिज्म बाय विच स्टेरॉइड, थायराइड हार्मोन्स, रेटिनोइड्स एंड विटामिन डी, ठीक है। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिसमें स्टेरॉइड, थायराइड हार्मोन्स, रेटिनोइड्स एंड विटामिन डी ये जीन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट, ठीक है। सो स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स विद नो बाउंड लिगेंड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपोरिसेप्टर्स, ठीक है। ऑफन एक्ट टू सप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स, ठीक है। तो जनरली जब लिगेंड नहीं होता तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हार्मोन बाइंडिंग होती है, दैट विल ट्रिगर changes in the conformation of the receptor protein so that it becomes capable of interacting with specific regulatory sequence। जो भी हमने देखा, हार्मोन की बाइंडिंग से रिसेप्टर में कॉन्फर्मेशन में चेंज आया, उससे वो एक स्पेसिफिक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ जाके लगा जिससे जीन एक्सप्रेशन ऑल्टर हुई, ठीक है। The bound receptor hormone complex enhances the expression of specific genes adjacent to HRE with the help of several other proteins essential for transcription, ठीक है। और hours or day are required for these regulators to have their full effect, and the time required for changes in RNA synthesis and subsequent protein synthesis to become evident in altered metabolism, ठीक है। वो जो भी है कितना टाइम आरएनए, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन हम काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन वो बना रहा है, अब उस प्रोटीन को एक तो बनाना, फिर उसको कितनी अमाउंट में बनाना, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली आपके इस केस में आपके रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी कौन सी सिग्नलिंग थी, दैट वाज बेसिकली आवर स्टेरॉइड हार्मोन सिग्नलिंग, ठीक है। तो ये बेसिक सिग्नलिंग है। जैसे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये जो कि कुछ चैनल्स जो होते हैं उनको वोल्टेज रेगुलेट करती है, कि मेम्ब्रेन की वोल्टेज जैसे ही चेंज होगी तो आपका चैनल ओपन या क्लोज उस हिसाब से होता है। सेकेंडली आपने पढ़ा इंटीग्रिन्स के बारे में। सो इंटीग्रिन्स यू कैन सी दे आर इंटरेक्टिंग विद द प्रोटीन्स बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड सेल, ठीक है। जैसे सेल के बाहर प्रोटीन्स में आरजीडी होना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली आपने देखा कि इंटीग्रिन्स कैसे काम कर रहे हैं, एंड दैट इज ए हेटेरोडाइमर। हमारा जो जीनोम है वो 18 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा और 8 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा बनाता है, ठीक है। ऐसे हमने स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करी,
तो कैसे जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और ये कैसे आपकी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं बाय दैट इज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय स्टेरॉयड हार्मोन्स।